हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मीडिया लॉज एंड एथिक्स में से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। द क्रोनोलॉजी ऑफ मीडिया लॉज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से ऑलरेडी 3 क्वेश्चंस आ चुके हैं। आप 2017 के बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे, आपको हर साल एक क्वेश्चन क्रोनोलॉजी ऑफ मीडिया लॉज का दिखता ही है। कभी वो क्रोनोलॉजी ऑफ प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट भी पूछ लेते हैं। तो मीडिया लॉज को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्री इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया एंड एक पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो आज हम ब्रिटिश इंडिया या प्री इंडिपेंडेंस के दौरान जितने भी लॉस थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पे जो ये टेबल देख रहे हैं क्रोनोलॉजी का, ये अपने आप में पूरा सफिशिएंट है क्रोनोलॉजी लर्न करने के लिए। बट बात यह है कि हम इतने सारे लॉज लर्न नहीं कर पाते। तो इसका सीधा सा तरीका ये है कि आपको थोड़ा बहुत इन लॉज के बारे में जानना पड़ेगा। क्या इवेंट्स थे जिसमें इन लॉज को लाया गया, उनका इम्पैक्ट, और इस एक्ट से रिलेटेड जो मेजर गवर्नर जनरल थे या कोई ब्रिटिश ऑफिसर था, तो वो सारी चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेगी। और आज इस वीडियो में हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। पहले हम समझते हैं इसका बैकग्राउंड। एज यू ऑल नो दैट इंडियन प्रेस स्टार्टेड बैक इन 1780 विद हिकीज बंगाल गजेट। ये जितने भी लॉज थे वो सेंसरशिप लॉज थे। द सोल रीजन बिहाइंड them was to restrict the freedom of press and control the flow of information to maintain the British rule in India. The newspapers were crucial in Indian independence struggle। जैसे कि आप जानते हैं जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, जैसे तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, वो सारे जर्नलिज्म से जुड़े हुए थे। तो ये बहुत ज़रूरी था ब्रिटिश सरकार के लिए कि इसके ऊपर अपना कंट्रोल बनाए रखें। इट टुक अ नंबर ऑफ मेजर्स टू सप्रेस देम थ्रू वेरियस एक्ट्स एंड लॉज, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799, इट वॉज इनैक्टेड बाय लॉर्ड वेस्ले। इसमें हर अखबार को जो प्रिंटर था, न्यूज़पेपर का एडिटर, संपादक और जो उसका ओनर था, उसका नाम लिखना बहुत ज़रूरी था। बिफोर प्रिंटिंग एनी मटीरियल इट शुड बी सबमिटेड टू सेक्रेटरी ऑफ सेंसरशिप। द एक्ट वॉज एबॉलिश्ड बाय विलियम हास्टिंग्स। बंगाल गजेट के बारे में कहानी है। ऑगस्टा जेम्स की एक डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉय थे ब्रिटिश सरकार के। तो इस अखबार में वो स्कैंडलस खबरें छापते थे जो दूसरे ब्रिटिश सरकार के अफसर होते थे और करप्शन करते थे, उस तरह की खबरें इसमें छापते थे। अभी वर्नाकुलर जो प्रेस थी, जो रीजनल भाषा के जो अखबार थे, वो स्टार्ट नहीं हुए थे। जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में फैलता गया तो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स भी स्टार्ट हुए। 1818 में आया दिग्दर्शन, वो जो बंगाली न्यूज़पेपर था, और प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट लाइक राजा राम मोहन रॉय स्टार्टेड हिज जर्नलिज्म करियर। उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस या रीजनल भाषा के अखबार आने से लोगों में जो एंटी कॉलोनियल सेंटीमेंट थे वो संगठित होने लगे। तो ब्रिटिश सरकार ने पाया कि जो वर्नाकुलर प्रेस थी वो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट खबरें छाप रही थी। सो इट वॉज इनैक्टेड बाय जॉन एडम्स एंड इट वॉज एन अटैक ऑन वर्नाकुलर प्रेस। सो इस तरह से ये आपसे असर्शन एंड रीजनिंग में भी पूछ सकते हैं कि दे कैन आस्क अ क्वेश्चन इन असर्शन दे राइट कि सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट वाज एन अटैक ऑन वर्नाकुलर प्रेस, एंड रीजन में वो लिख सकते हैं कि इट वाज इनैक्टेड बाय लॉर्ड वेस्ले। सो यू नो द आंसर नाउ दैट assertion is wrong and reason is right. सो इस तरह के assertion and reasoning के क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। लाइसेंसिंग रेगुलेशन वाज एन अटैक ऑन वर्नाकुलर प्रेस, नॉट सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट। पब्लिशिंग विदाउट अ लाइसेंस वाज कंसिडर्ड अ क्रिमिनल ऑफेंस इन दिस लाइसेंसिंग रेगुलेशन, एंड इसकी वजह से राजा राम मोहन रॉय का जो मिरत उल अखबार था पर्शियन में, उनको बंद करना पड़ा। फ्रेंड्स, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज विद लाइसेंसिंग रेगुलेशन एंड लाइसेंसिंग एक्ट। These both have different years. Just censorship of press act के बाद आया था licensing regulations। 1857 में जब रिबेलियन हुआ उसके बाद इसको पूरा एक्ट बना दिया गया। सो लाइसेंसिंग रेगुलेशंस के बाद आया मेटकॉफ एक्ट। इसको इंडियन प्रेस एक्ट ऑफ 1835 भी कहते हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा कानून था, इंडियन प्रेस के हित में था। इसमें जितने भी रेगुलेशंस 1823 के लाइसेंसिंग रेगुलेशंस में जॉन एडम्स ने इम्पोज किए थे, उन सबको रिपील किया गया
और जो चार्ल्स मेटकाफ थे वो बहुत ही लिबरल जनरल थे। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हु वाज द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। सो इनको सर चार्ल्स मेटकाफ को लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस का भी दर्जा दिया गया बिकॉज ही रिपील्ड ऑल द obnoxious regulations in the licensing act. So Indian vernacular press thrived in this era. So it was repealed in 1856. सो आप देखेंगे कि इस दौरान नियर अबाउट 600 वर्नाकुलर न्यूज़पेपर स्टार्टेड। सो जो ये मेटकॉफ एक्ट था ये बहुत ही एक तरह से गुड एक्ट था और इस तरह से अब आपको लर्न करना आसान हो जाएगा, राइट। अभी हमने देखिए 3 एक्ट्स की बात की, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट लॉर्ड वेस्ले, मेटकॉफ को हम कहते हैं लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, और लाइसेंसिंग रेगुलेशंस के बारे में बात करी जो था वर्नाकुलर प्रेस के ऊपर एक्ट अटैक था। Following the 1857 revolt, the vernacular press was critical of government policies. Lord Canning reintroduced the features of John Adams' regulation of 1823. It was mandatory for newspapers to obtain a license from government. Metcalfe's reforms were completely undone. जितने भी रिफॉर्म्स इन्होंने किए थे प्रेस को बढ़ावा देने के लिए वो सारे अनडन कर दिए गए थे। इसके बाद 1867 में आया प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट। अब आप धीरे धीरे क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं कि पहले न्यूज़पेपर आए फिर बुक्स आई, प्रिंटेड बुक्स। दिस एक्ट वाज रेगुलेटरी नॉट रिस्ट्रिक्टिव। नाउ एवरी न्यूज़पेपर वाज रिक्वायर्ड टू प्रिंट the name of publisher and place of publication, and also a copy of publication was to be submitted to the local government within a month. इसके बाद आया 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और इसको गैगिंग एक्ट भी कहते हैं। MCQ या PYQ बन सकता है इसमें से कि विच एक्ट वाज आल्सो रेफर टू एज गैगिंग एक्ट। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट था उसको पावर दे दी गई थी कि वो किसी भी प्रिंटर या पब्लिशर को बुला सकता था और उससे बॉन्ड साइन करा सकता था कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं लिखेगा। ये एक बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी लॉ था। ये सिर्फ वर्नाकुलर प्रेस के ऊपर था, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के ऊपर नहीं था। तो इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट ये है कि एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर अमृत बाज़ार पत्रिका वो ओवरनाइट इंग्लिश न्यूज़पेपर बन गया था जिससे वो अपना काम कर सके, और उस तरह के और भी अखबार थे जिन्होंने ये लूप होल अपनाया था। सो इट वाज इम्पोज्ड बाय लॉर्ड लाइटन। इस एक्ट के तहत जो न्यूज़पेपर का ओनर था उससे एक सिक्योरिटी बॉन्ड साइन कराया जाता था एक अच्छे खासे अमाउंट का, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पावर थी कि वो कभी भी किसी भी अखबार की प्रिंटर या पब्लिशर को बुला सकता था और उससे बॉन्ड अंडरटेक करा सकता था और फोरफीट कर सकता था। द मजिस्ट्रेट कुड गिव वार्निंग टू द वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स एंड ऑल्सो फॉरफीट देयर सिक्योरिटी। तो एक तरह से फाइनेंशियली उनकी कमर तोड़ने के लिए कानून बनाया गया था कि एक बॉन्ड साइन करा के उनकी सिक्योरिटी फॉरफीट कर लेते थे। उसके बाद आया इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 जो अभी भी लागू है। इसमें बड़े सारे अमेंडमेंट्स हो गए हैं। इट वॉज इम्पोज टू कंट्रोल द वायरलेस कम्युनिकेशन। इट इज स्टिल यूज बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो इसका सेक्शन 5(2) है वो सरकार को पावर देती है कि इमरजेंसी के दौरान वो जितने भी वायरलेस कनेक्शन हैं और जो भी टेलीफोन लाइन्स हैं उसको बंद कर सकती है इन द पब्लिक इंटरेस्ट। 1898 में इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट आया। इस एक्ट का भी मकसद जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन था, जैसे कि लेटर्स, न्यूज़पेपर्स को पोस्ट से भेजना, उसको कंट्रोल करना था। ये इसके बारे में पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है, बस आप क्रोनोलॉजी में इसको याद रखिएगा। फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ 1905 में, बंगाल का पार्टीशन। उसके बाद अब महात्मा गांधी की भी एंट्री हो गई थी इंडियन पॉलिटिक्स में। स्वदेशी मूवमेंट जोरों पे था। ये दोनों लॉज आप उसी के रेफरेंस में देखिए। न्यूज़पेपर एक्ट ऑफ 1908, a law was passed by British government that required newspapers to obtain a government license in order to publish. अखबारों को लाइसेंस लेना था गवर्नमेंट से। Then the law was aimed at curbing anti-colonialist sentiments. ये लॉज ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो एक फ्रीडम स्ट्रगल का इमोशन था उसको कर्ब करने के लिए था, एंड गेव द कॉलोनियल गवर्नमेंट द पावर टू सेंसर एंड कंट्रोल द कंटेंट ऑफ न्यूज़पेपर्स। द एक्ट empowered magistrates to confiscate press property which published objectionable material. ये एक्ट एम्पावर करता था डीएम्स को कि वो प्रेस की जो प्रॉपर्टी थी उसको कॉन्फिस्केट कर सकती थी अगर उनको लगता था कि वो भड़काऊ तरह की चीज़ें लिख रहे हैं या छाप रहे हैं।
उसके बाद आया इंडियन प्रेस एक्ट 1910। ये एक्ट वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था 1878 का, जिसे गैगिंग एक्ट भी कहते थे, उसी में रिवीजन थी। और इट एम्पावर्ड द लोकल गवर्नमेंट टू डिमांड अ सिक्योरिटी एट रजिस्ट्रेशन। वहाँ पे वो उससे एक बॉन्ड साइन कराते थे। यहाँ पे वो पहले ही सिक्योरिटी चार्ज करना स्टार्ट कर देते थे जब एक नया अखबार खुलता था, राइट। और वो एक अच्छा खासा अमाउंट होता था। The law required newspapers to obtain a license from the government in order to publish and gave the government the power to censor and confiscate publication deemed to be seditious or against the interest of British Raj। फिर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है और ये क्योंकि अभी भी लागू है इंडिया में, इसको बहुत ही कंट्रोवर्शियल लॉ माना जाता है, द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923। हम इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में भी बात करेंगे। सो इट वॉज इंट्रोड्यूस टू प्रोटेक्ट ऑफिशियल इंफॉर्मेशन टू मेंटेन सीक्रेसी। जो सरकार की गतिविधियाँ थी उसको सीक्रेट रखना चाहते थे और उसको वो बाहर ना आए। टू कंट्रोल द प्रेस, जो इसका सेक्शन 3 है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। इस एक्ट में से एक डायरेक्ट PYQ पूछा गया है, विच सेक्शन इज़ मोस्ट कंट्रोवर्शियल ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। सो इस एक्ट के तहत जो विसल ब्लोअर होते हैं, जो सरकार की रॉन्ग डूइंग्स, अगर सरकार कुछ गलत काम कर रही है उसके वो सारी चीज़ें अगर जनता तक लाते हैं तो वो भी एक क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया जाता है। सरकार उनको पनिश कर सकती है। Criminal offense to possess, collect or publish any information that has been classified as secret or confidential by the government. It is used to suppress free speech and punish whistleblowers who expose government's wrongdoing. उसके बाद आया प्रेस रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1942। फ्रेंड्स, 1942 के अराउंड क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। इस एक्ट के तहत जितने भी जर्नलिस्ट थे उन सबको रजिस्टर करना मैंडेटरी कर दिया था। लिमिटेशंस वर इम्पोज्ड ऑन द मैसेजिंग रिगार्डिंग सिविल डिस्टर्बेंसेस। अगर कोई राइट्स या सिविल डिस्टर्बेंसेस हो रही थी, दंगे हो रहे थे, तो उनको छापने पर लिमिटेशंस लगा दी गई थी। प्रोहिबिशन ऑफ न्यूज़ वॉज इम्पोज्ड रिगार्डिंग एक्ट ऑफ सबोटाज। limitations on headlines and space given on news on disturbances, and government had the authority on arbitrary censorship। चलिए इसके बाद आप थोड़े से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। So the correct answer is option 2, option B. So as you know, who introduced the licensing regulations? It was John Adams, right? So ये important हो जाता है। देखिए, licensing regulations John Adam, इस तरह से learn करना, right? So let's move on the next question. Please pause the video and solve this question. The correct answer is ऑप्शन सी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं भी आता तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं इसको, राइट। सो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो एक्ट ऑफ 35 था, मेटकॉफ एक्ट, ये एक बहुत ही अच्छा एक्ट था इंडियन प्रेस के लिए, तो ये तो गलत हो गया, राइट। देन प्रेस सेंसरशिप एक्ट की बात करें तो इसमें कोई भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी। इसमें बस ये था कि उनको प्रिंटर और पब्लिशर का नाम छापना था अखबार के साथ। उसके बाद आया 1823 का रेगुलेशंस जो लाइसेंस की बात करता था, राइट। तो अब अगर आपको नहीं भी आता तो आप एलिमिनेट करके अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। प्लीज़ टेक अ मिनट एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू नाउ एज you have learned about all the laws. So which of the following acts eased the restrictions imposed by licensing regulation of 1823? See, Metcalfe Act was also called Press Act. So आपको ईयर से याद रहेगा, राइट। Metcalfe 1835, then it was also called Metcalfe Act. Question 4, which of the following are correctly matched pairs? अब देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। जितने भी गवर्नर जनरल है उनके नाम ही आपको याद रखने हैं। इससे क्वेश्चन ऑलरेडी UGC नेट में भी आ चुका है। 9, जॉन एडम्स, licensing regulation in 1823, Metcalfe Press Act of 1835,
The answer is all the above. So friends, this was all from my side for today's video. नेक्स्ट क्लास में हम इसका पार्ट 2 करेंगे, द क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन मीडिया लॉज पोस्ट इंडिपेंडेंस. थैंक यू. मैं इस टॉपिक की नोट्स टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, और अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस चैनल पर जुड़ सकते हैं.